हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे जो स्कूल्स में हैं वो जाके स्कूल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एज अ एस्पिरेंट आप जो है वो नेक्स्ट ईयर की पेशेंस से काफ़ी वेट कर रहे हैं कि आप एज अ चीफ गेस्ट कहीं जाएं, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको एज अ चीफ गेस्ट जो है वो इनवाइट किया ही जाता है। तो आई होप कि ये सभी को ये दिन देखने को मिले, सभी ऐसे खुश रहें। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम UPPSC 2024 के GS पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक शॉर्ट आंसर होता है, एक लॉन्ग आंसर होता है। शॉर्ट टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट 200 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन जो है वो 125 वर्ड्स के होते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, वर्ड लिमिट 125। और 10 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग होते हैं, इनकी 200 जो है वो वर्ड्स लिमिट होती है। तो अभी तक हमने जो है वो शॉर्ट आंसर किए, अभी हम लॉन्ग पे स्विच कर रहे हैं 200 में, जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि आपको ये 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, और PSC जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछता है, वो UPSC जैसे कॉन्सेप्ट नहीं बेस्ड बनाता, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना एक ही पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, या तो आपको आंसर आता होगा या तो नहीं आता होगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत अगर फैक्चुअल चीज़ें आपको पता है तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस पे बना सकते हैं, बट हिस्ट्री और पॉलिटी आपको एग्जैक्टली जो स्टैटिक पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए। तो रिवीजन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, रिवीजन करते रहिए। और जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक रिवीजन का पॉइंट ही होगा। आप एक चीज़ नोट करना, जो भी मैं आंसर राइटिंग में करा रही हूँ ना, उसके पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट आंसर में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। उसमें थोड़ा करंट बेस्ड चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। तो GS पेपर 1 का हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है, अगर आपके मन में ये आता है कि हिस्ट्री किस तरीके से करंट से डिपेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कोई खोज होती है कहीं पे, बहुत पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसी कॉइन सिक्के मिल जाते हैं, या कोई स्तंभ पिलर्स मिल जाते हैं, तो हिस्ट्री से उसे जोड़ दिया जाता है, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग उनका टाइमिंग प्राप्त किया जाता है। फिर वो करंट से बेस्ड और स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि जो भी आज ये करंट में हमें मिला है वो हमें पुराने टाइम से कैसे लेसन देता है, मतलब हमें क्या सिखाता है, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाता है। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल इनलाइटमेंट का सुपरिणाम थी, मतलब जो फ्रांस की क्रांति है इनलाइटमेंट का सुपरिणाम मतलब परिणाम थी, रिजल्ट थी। टिप्पणी कीजिए, इस पर आपको टिप्पणी देना है। आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में नहीं बताना है, कैसे आप सुपरिणाम, उसका परिणाम, रिजल्ट मानते हैं, आपको ये बताना है। सॉरी अगर कहीं से कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो तो। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। बंगाल में जो रिवॉल्ट्स हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उसका विकास मतलब डेवलपमेंट, कैसे कैसे पॉइंट्स हो, जैसे कि आपकी ग्रोथ होती है, आप जैसे एक बच्चे होते हैं और बच्चे से आप कैसे एक यूथ बनते हैं, कैसे फिर एक, है ना, ऐसी ज़िंदगी में जहाँ से फिर जॉब वगैरह करने लगते हैं, कैसे फैमिली। तो ऐसे ही एक डेवलपमेंट की, बंगाल का जो रिवॉल्यूशन था, जो बंगाल की क्रांति थी, उसने कैसे विकास किया, डेवलपमेंट किया, वो बताएंगे, हम डिटेल में देखेंगे। फिर भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। क्षेत्रवाद आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा करंट में। महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम हिंदी वालों को नहीं एंट्री करने देंगे, पहले मराठी बोलो। गुजराती बोलने लगे हैं, पहले गुजराती बोलो। फिर आप यूपी में आएंगे, वहाँ के लोग कुछ बोलेंगे, MP में आएंगे, वहाँ के लोग कुछ बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को जो है वो जन्म देता है, उसको बढ़ावा देता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे राष्ट्रवाद को प्रभावित करती है। लेकिन इसने पूछा है कि अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था पर कैसे प्रभावित करती है, तो फिर हम ये देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी। टिप्पणी लिखना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति जो कि 70, इसी से रिलेटेड हमने नेपोलियन का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, नेपोलियन कैसे क्रांति के जनक थे, तो अब फ्रांस में ही की थी उन्होंने, तो उससे रिलेट हो गया था। 1789 व्यापक रूप से प्रबोधन काल की वैचारिक परिणति माना जाता है। प्रबोधन काल ने तर्क, वितर्क, विवेक, कोई भी
क्रांति जो है वो पुराने नियमों को तोड़कर नए नियमों को बनाना तथा उस नए नियम से विकास करना ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से नियम बना रहे हैं, वो गलत होगा। तर्क, वितर्क, विवेक, वैज्ञानिक सोच तथा परंपरागत अंधविश्वास और निरंकुशता के विरुद्ध बौद्धिक वातावरण निर्मित किया। तो अब यहाँ पे कुछ फेमस जो हैं साइकोलॉजिस्ट या फिर जो भी बोल सकते हैं हिस्ट्री ने जिन्होंने बताई है, ऐसा कुछ राइटर्स हो गए। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की अवधारणा दी। रूसो ने सामाजिक अनुबंध और जनसंप्रभुता पर बल दिया। मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और वोल्टेयर ने धार्मिक असहिष्णुता और निरंकुश सत्ता की तीखी आलोचना की। मतलब इनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा था फ्रांस की क्रांति में। इन विचारों ने फ्रांसीसी समाज में समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की चेतना को प्रोत्साहित किया, जो कि हमारे संविधान में भी दिखता है, जो अंततः स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के रूप में क्रांति के आदर्श बने। यद्यपि आर्थिक संकट, करों का बोझ और सामाजिक विषमता तात्कालिक कारण थे, परंतु क्रांति को दिशा और वैचारिक आधार प्रबोधन काल से ही मिला। अतः यह कहना उचित है कि फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले मैं मैप में बता दूं, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। तो ये जो आज बंगाल डिवीज़न हो चुका है, पहले ये बंगाल डिवीज़न नहीं था। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के समय में बंगाल सबसे बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र माना जाता था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट था। इसी चीज़ से डर के इन्होंने बंगाल डिवीज़न किया दिया था, जो 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद 1911 में फिर से इसको मिला दिया गया, लेकिन फिर बांग्लादेश का पार्ट बन चुका है ना, फिर बांग्लादेश पार्ट बन गया। तो अब देखिए, या तो मैं इसको पैराग्राफ में भी कर सकती थी। देखिए, मैंने इसको एज अ सिनॉप्सिस बनाया है, मैं इसे पैराग्राफ में भी लिख सकती थी, बट मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके टू द पॉइंट बताना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आप जो चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठी होगी, जो चीज़ समझ में आई होगी, आप वही कर पाएंगे। तो मेरा कोशिश है आपको समझाना भी, सिर्फ टाइम वेस्ट ना करना, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना करना, और कम समय में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शोषण, राजनीतिक दमन और राष्ट्रवादी चेतना के तीव्र होने के परिणाम स्वरूप हुआ। 1905 के बंग भंग आंदोलन ने निर्णायक गति प्रदान की। अब देखिए कैसे कैसे विकास हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का। सबसे पहले ब्रिटिशर्स, जैसे कि बाहर से देशों से आए, ब्रिटिश, फ्रांसिस, डच, पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगालीज आए, लेकिन सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। शुरू होता है यहाँ से विकास की अवधारणा। ब्रिटिश शोषण हुआ प्लस राजनीतिक दमन किया गया हमारे भारतीयों का। इससे उन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ 19वीं सदी के अंत में। 1905 में बंग भंग किया गया, जिसकी वजह से असंतोष, स्वदेशी आंदोलन, युवाओं का उग्र राष्ट्रवाद जन्म लिया। इस राष्ट्रवाद ने क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म लिया। क्रांतिकारी विचारधारा जब जन्म हुई तो इससे क्या हुआ, लोगों ने संगठनों की स्थापना की। अनुशीलन समिति, जो कि कोलकाता में है, युगांतर दल, और इससे गुप्त संगठन बने। शारीरिक प्रशिक्षण को दिया गया, क्योंकि सिर्फ दिमाग से खेलना नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग होना भी पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे, उनके पास अच्छी खासी पिस्तौल वगैरह थी, है ना। तो हमें शारीरिक प्रशिक्षण भी आवश्यक था। सशस्त्र संघर्ष, हमें शस्त्र से भी लड़ना आवश्यक था। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस टाइम सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे। चिटगांव, ढाका, कोलकाता, मिदनापुर, ऐसे मिदिना रायपुर। क्रांतिकारी गतिविधियाँ कौन कौन सी हुई? मुजफ्फरपुर की बम कांड 1908 में, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने जो है नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्धकालीन प्रयास जो हुए, जर्मनी की सहायता से क्रांति योजना, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, इंटरनेशनल हमने कांटेक्ट बनाना शुरू किया। ब्रिटिश दमन की नीति,
ब्रिटिश ने कैसे इस चीज़ को दमन करने की कोशिश की? गिरफ्तारियों से, फांसी से, निर्वासन से। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? युवाओं में बलिदान की भावना जागृत हुई, क्योंकि प्रताड़ित होने का भी एक लिमिट होता है। राष्ट्रवाद का उग्र रूप दिखाई दिया। स्वतंत्रता संग्राम ने नई दिशा पकड़ी। आई होप कि ये पूरे पॉइंट्स ना आप थोड़ा सा रोक के वीडियो को और ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। यद्यपि कंक्लूजन पे आते हैं, यद्यपि बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं कर सका, कठोर दमन का सामना करना पड़ा, फिर भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सपोर्ट करने का मतलब, मैं सपोर्ट चाहती हूँ तो जैसे यूट्यूब में मैं ना तो फ़ीस ले रही हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइबर्स या शेयर कर सकते हैं, इससे मेरे को सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और जो है मैं और अच्छी कोशिश करूँगी आपको बेहतर आंसर राइटिंग सिखाने के लिए। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रही है? स्पष्ट कीजिए। और जो क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं क्लास में अगर आपको लगता है डिटेल में नहीं बता पाती हूँ तो ये वीडियोस आप देखना, बाकी आपकी आंसर राइटिंग तो डेली चेक हो ही जाती है ना। इंट्रोडक्शन। भारत में क्षेत्रवाद का उदय असमान विकास, भाषाई सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों के असमान वितरण से जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव आर्थिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों पर परिलक्षित होता है। आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव और राज्य व्यवस्था पर प्रभाव। स्थानीयता आधारित नीतियाँ बढ़ेंगी। अगर स्थानीयता आधारित नीतियाँ बढ़ेंगी तो समन्वित विकास नहीं होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, है ना। डिपेंड करता है वो पार्टी अगर किसी एरिया से बिलोंग करती है, मे बी उसने उसको सपोर्ट कर दिया तो बाकी एरिया तो रह जाएंगे, तो ये गलत है। स्थानीय रोजगार में आरक्षण श्रम की अंतर्राज्यीय गतिशीलता को बाधित करती है। रिजर्वेशन ने क्या किया है कि अगर अदर राज्य से बहुत अच्छे श्रमिक भी आ रहे हैं ना, तो रिजर्वेशन की वजह से उनकी गतिशीलता रुक जाती है और कहीं ना कहीं कार्य भी बाधित होता है, प्रोडक्टिविटी बाधित होती है। संसाधन समृद्ध राज्यों द्वारा साझेदारी न करने पर संघवाद प्रभावित होता है। भारत राज्यों का देश, राज्यों का संघ है, ठीक है। सभी को पता है जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है नेचुरली। झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज मिल जाएगा आपको, तो किसी राज्य में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से स्थानीयता को बढ़ावा दिया जाएगा तो जो राज्य में नहीं है उनकी क्या गलती है? तो ये संघवाद को भी प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। निवेश आकर्षण को प्रतिस्पर्धा से रियासतों में भारी अंतर, राष्ट्रवाद को प्रभावित नकारात्मक रूप से। फिर देखते हैं राज्य व्यवस्था पर प्रभाव। संघर्षात्मक संघवाद की प्रवृत्ति बढ़ी, राज्य केंद्र संबंध में अविश्वास बढ़ा, प्रशासनिक समन्वयता में कमी आई, कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ा और क्षेत्रीय दलों की मजबूती से नीति निर्माण बाधित हुई। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। यद्यपि क्षेत्रवाद स्थानीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, परंतु असंतुलित रूप में यह आर्थिक एकीकरण और संघीय स्थिरता को प्रभावित करती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।